हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज, और इसी पार सीरीज के माध्यम से हम सभी यूट्यूब पर पहली बार संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को यहां पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने प्रैक्टिस सेट 1 से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज बारी हमारा प्रैक्टिस सेट यहां पर 18 को पढ़ने की। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को जो दे के रखा है, देखिएगा, हम लोगों से सवाल पूछा है कि भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित या आपके स्थानीय निकायों में से कहां पर या आपकी स्थानीय निकायों को सृजन की पहल की थी। ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है, यानी भारत में सबसे पहले किस वायसराय के द्वारा या किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थानीय, यहां पर आप लोगों का स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड रीडिंग। तो आप सभी को याद होना चाहिए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत में लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। यदि सवाल पूछेगा लॉर्ड रिपन ने भारत में क्या क्या किया, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि लॉर्ड रिपन के ही या लॉर्ड रिपन को ही भारत में क्या कहा जाता है, भारत में यहां पर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और लॉर्ड रिपन के ही समय काल में भारत में एक हंटर आयोग की स्थापना की थी। हंटर आयोग की यहां पर भारत में स्थापना किया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और लॉर्ड रिपन के ही समय काल में भारत में क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय काल में पहली बार भारत में यहां पर आप लोगों की व्यवस्थित, आप लोगों को याद रखना है कि व्यवस्थित जनगणना की भारत में शुरुआत होती है। तो ये सभी काम लॉर्ड रिपन के समय काल में हुए थे। और भारत में पहली बार भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब होगी, तो जवाब होगा क्या कि पहली बार 1881 में भारत में पहली बार हमें व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हमें यहां पर देखने को मिलेगी। और भारत में जो सिविल सेवा की उम्र होगी, सिविल सेवा की जो यहां पर या पे उम्र होगी, उसे या आपके 18 से या आपके 21 तक किस वायसराय के द्वारा किया गया था, तो जवाब होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में यह महत्वपूर्ण यहां पर कार्य किए गए। और वहीं पर यहां पर लॉर्ड वेवेल दे के रखा है, तो वेवेल के द्वारा भारत में क्या क्या किया था, आप लोगों को ये यहां पर याद होना चाहिए। देखिए, जब भारत में वेवेल यहां पर वायसराय हुआ करता था, तो इसके समय काल में भारत में कैबिनेट ये मिशन भारत में आएगा। कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वेवेल योजना भारत में इसके द्वारा लाई गई, वेवेल योजना ये भारत में लाया। और जब ये भारत में वेवेल योजना लाया था, उसी के माध्यम से हमें पहली बार यहाँ पर शिमला समझौता देखने को मिला। शिमला समझौता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और जब भारत में वायसराय था लॉर्ड वेवेल, तो वेवेल के ही समय काल में हमें नौसेना विद्रोह हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और ये कब देखने को मिला, जवाब होगा 1946 में हमें नौसेना वेवेल के ही समय काल में यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों ने वेवेल यहां पर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा आंसर होगा लॉर्ड रिपन, क्योंकि लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का यहाँ पर जनक कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा, बढ़ेंगे आज की क्लास के नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को आज की क्लास का दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन युग्म क्षेत्र जो घास के मैदान है वो सम्मिलित नहीं है। यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक घास का मैदान सम्मिलित नहीं है। देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सभी घास के मैदान भी याद होना चाहिएगा। यहाँ पर आपका अर्जेंटीना में प्रेरी, मध्य एशिया में स्ट्रेपी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड या ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो कौन सा इसमें से
एक बिल्कुल यहां पर हम लोगों को गलत देखने को मिलेगा। तो जवाब होगा हमें ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका अर्जेंटीना के साथ प्रेरीज हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी प्रेरी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि सवाल पूछेगा मध्य एशिया, तो यहां पर ये मध्य एशिया की जगह आप लोगों को यूक्रेन भी दे सकता है, आप लोगों को याद रखना है। तो या आपकी स्टेपी घास के मैदान यहां पर पाए जाएंगे। और वहीं पर दक्षिण अफ्रीका जो यहां पर दे के रखा है, दक्षिण अफ्रीका जो आप लोगों को यहां पर देख रखा है, यहां पर बिल्कुल आपके वेल्ड घास के मैदान हम लोगों को देखने को मिलेंगे। या आपके ऑस्ट्रेलिया, जब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे जो मकर लाइन है, जो मकर रेखा पर हम लोगों को यहां पर डाउन्स घास के मैदान, कौन से घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान हमें देखने को मिलेंगे। जब हम लोग बात करेंगे यहां पर आपके नॉर्थ अमेरिका की, कहां की, नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, तो यहां पर हम लोगों को आपके प्रेरी घास के मैदान देखने को मिलेंगे। कौन से, प्रेरी घास के ये मैदान देखने को मिलेंगे। जब हम लोग बात करेंगे पुस्टेज घास के मैदान, पुस्टेज घास के मैदान, तो हम लोगों को ये हंगरी कहां पर देखने को मिलेंगे, हंगरी में देखने को मिलेंगे। और वहीं पर बुग्गी, कौन से दोस्तों, बुग्गी घास, और बुग्गी घास के मैदान कहां पर देखने को मिलेंगे। तो जवाब होगा हमारे प्यारे भारत में हमें बुग्गी घास के मैदान यहां पर देखने को मिलेंगे। और यदि दोस्तों आप लोगों से सवाल ये पूछ लेगा कि बुग्गी घास के मैदान आप लोगों के यहाँ पर फिर आपके जो पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, तो ये आपके अर्जेंटीना में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर एक और याद करना, ये सारे घास के मैदान आप लोगों को यहाँ पर याद ही होना चाहिएगा। यदि आप लोगों से सवाल, आपका एग्जामिनर ये सवाल पूछेगा कि कैंटरबरी घास के मैदान कहां पर पाए जाएंगे, कहां, कौन से दोस्तों घास के मैदान, कैंटरबरी, कैंटरबरी घास के मैदान कहां पर पाए जाएंगे। तो ये हमें कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में कहां पर देखने को मिलेंगे, न्यूजीलैंड में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और जहां पर मध्य एशिया में ये आपकी स्टेपी घास के मैदान पाए जाएंगे, किस लिए फेमस है, ये गेहूं के उत्पादन में, किस लिए, गेहूं के उत्पादन में यह यहां पर फेमस है। और ये जब आपके ये पंपास घास के मैदान देखने को मिलेंगे, तो पंपास घास के मैदान कहां पर देखने को मिलेंगे, या आपके अर्जेंटीना में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। और यही पंपास घास के अंदर एक और घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। कौन सी घास दोस्तों, अल्फा अल्फा, हमें एक घास इसके अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हम लोगों से युग में पूछा था कौन सा नहीं है, तो आपका अर्जेंटीना के साथ प्रेरणा नहीं होगा बिल्कुल, बाकी हमें एक्यूरेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, इसको नोट डाउन आप लोगों को कर लेना है। चलिएगा देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, या आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उसमें उद्योगों की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए इसको 3 श्रेणियों में हम लोगों ने वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। और जो इसका भाग 1 था, जो हमने आप लोगों को कल बताया था, जो इसका भाग ए देखने को मिलेगा, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, 17 प्रकार के उद्योग, 17 प्रकार के उद्योग हम लोग वहां पर स्थापित कर रहे थे। सब 17 हमें वहां पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे थे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, व्यावहारिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो किसकी सलाह पर, माननीय जो भारत का राष्ट्रपति है, यानी जो महामहिम भारत के राष्ट्रपति है, वो किनकी सलाह पर भारत में आपके विधायी शक्तियां और आपके आपातकालीन शक्तियों का वास्तविक यहाँ पर प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों को देके रखे, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति या संसद के सदस्यों। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यहां पर आर्टिकल 74 के तहत हम लोग क्या
ये देखते हैं कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, कौन की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक मंत्री परिषद का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर ये आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए हम लोगों ने पहले ही हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 74 में कि जब भी यहाँ पर राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा। अब हम लोगों से यही सवाल पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हम यहाँ पर होगा। मान लीजिएगा यह महामहिम भारत के राष्ट्रपति हैं और यहाँ पर सभी मंत्री परिषद के मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये मंत्री परिषद बैठी है और इसी मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, आप सभी जानेंगे, उस मुखिया को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उन्हें प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलेंगे। मान लीजिएगा यदि मंत्री परिषद ने यदि महामहिम राष्ट्रपति को जो सलाह दी है, मान लीजिएगा हमारे मंत्री परिषद के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को यदि सलाह दी गई है, तो क्या वह न्याय प्रवर्तनीय है या नहीं है? क्या भारत के राष्ट्रपति उसे न्यायालय में लेके जा सकते या नहीं लेके जा सकते? क्या उस सलाह की, क्या जो मंत्री परिषद ने जो सलाह महामहिम राष्ट्रपति को दी है, क्या उस सलाह की क्या न्यायिक जांच हो सकती है? क्या भारतीय संविधान में क्या यह प्रथा हमें देखने को मिलेगी? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि महामहिम को जो भी मंत्री परिषद ने सलाह दी है, महामहिम राष्ट्रपति उस सलाह की जांच नहीं कर सकते, न ही उस सलाह की जांच हो सकती। ऐसा प्रावधान कब हुआ? ऐसा हमारे देश में ऐसा 42वां संविधान संशोधन 1956 में दिया गया कि जो भी मंत्री परिषद की सलाह दी है वह सलाह को यहाँ पर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा। और वहीं पर मान लीजिएगा यहाँ पर हमें भारत के राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हमें हमारे मंत्री परिषद देखने को मिलेगी। और इस मंत्री परिषद ने मान लीजिएगा महामहिम यानी भारत के राष्ट्रपति को कुछ सलाह दी है और महामहिम क्या राष्ट्रपति सलाह को लौटा सकता है? बिल्कुल महामहिम राष्ट्रपति सलाह को लौटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो बिल्कुल बदलाव किए जाएंगे और यह फिर से सलाह यानी रिपोर्ट को फिर से महामहिम राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद को लौटा दिया है। अब जब मंत्री परिषद ने फिर से इसमें जो बदलाव किए और फिर से इस सलाह को, इस फाइल को महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा, तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। सर ऐसा कब हुआ? तो ऐसा 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1958 के तहत हमें से प्रावधान देखने को मिलेंगे। यानी जब मंत्री परिषद ने उसमें बदलाव करके दोबारा से जब महामहिम राष्ट्रपति को सलाह दी, तो राष्ट्रपति को वह सलाह माननी होगी। ऐसा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हमें देखने को मिला। और राष्ट्रपति को जो सलाह दी है वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगी। ऐसा कब हुआ? ऐसा 42वां संविधान संशोधन और 1956 के तहत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें जो देखने को मिलेगा, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? आप सभी जानेंगे कि भारत में 1600 में भारत में इंटर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन ने किया था? भारत में इंटर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मुख्यतः भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया था और इस कंपनी के सुधारों के लिए बिल्कुल प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत 1773 वाला सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया। यह जो एक्ट था जिसमें पहली बार इस कंपनी में सुधार लाने का वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था? प्रयास किया था। और फिर इसी के तहत जब हमें भारत शासन एक्ट, कौन सा दोस्तों? जब हमें भारत शासन एक्ट जब हम लोगों को 1858 यहां पर देखने को मिलेगा। यह एक्ट भारत में बनकर आया था और इस एक्ट का नाम था भारत शासन एक्ट 1858। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था?
जो गवर्नर जनरल था, पहली बात तो याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल का जो पद हुआ करता था, अब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर अब यहाँ पर वाइसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। और यहाँ पर दो बोर्ड चलते थे, एक तो यहाँ पर एक तो जो एक तो आप लोगों का बोर्ड चलता था, यहाँ पर बोर्ड मुझे याद एटलीस्ट नहीं आ रहे, एक मिनट। यहां पर और क्या याद कर सकते हैं, एक तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वाइसराय बोल दिया गया। और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल, ईस्ट इंडिया जो कंपनी का जो यहाँ पर जो कार्यकाल था, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि भारत में इस कंपनी का कार्यकाल अब पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया। ये याद होना चाहिएगा, कंपनी समाप्त नहीं की गई है, बल्कि कंपनी का कार्यकाल भारत में क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। फिर इसके साथ यहाँ पर मुगल पद को, कौन से पद को, यहाँ पर मुगल पद को यहाँ पर पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कौन से जो भारत शासन एक्ट के तहत भारत में पुण्यतः ये आप लोगों का मुगल पद को समाप्त किया गया था, तो जवाब होगा भारत शासन एक्ट 1858 हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं पर ये जो EIC हमारे पास में संस्थाई थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसको पूरी तरीके से समाप्त कब किया गया था, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा जब हमें 1874 में एक्ट देखने को मिला जिसका नाम था लाभांश विमोचन एक्ट। क्या नाम था? लाभांश विमोचन एक्ट। और इसी लाभांश विमोचन एक्ट के तहत कंपनी को भारत से पूरी तरीके से समाप्त किया गया था। लेकिन भारत शासन एक्ट 1858 के तहत केवल कंपनी के यहां पर कार्यकाल को ही भारत से क्या किया गया था, भारत से समाप्त किया गया था। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 1858। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, ये क्या हो गया यार, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वही आसियान संगठन जिसकी स्थापना हम लोगों को कब देखने को मिलेगी, 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बताएंगे यहां पर आप लोगों के इंडोनेशिया, यहां पर ये आपके इंडोनेशिया के जो कैपिटल जिसका नाम है जकार्ता में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड है, बिल्कुल इसमें थाईलैंड है। यहाँ पर इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, हमें यहाँ पर आपका बुरनई देखने को मिलेगा, आपका सिंगापुर तो है ही, आपका मलेशिया देखने को मिलेगा, हमें वियतनाम देखने को मिलेगा इनके साथ में। और फिर हमें आप लोगों का इंडोनेशिया, फिर यहाँ पर आप लोगों का हमें म्यांमार भी देखने को मिलेगा। इसमें प्रमुख रूप से 10 देश देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें 11वां देश भी देखने को मिलता है जिसका नाम है दक्षिणी तिमोर। क्या नाम है? दक्षिणी तिमोर करके हमें एक 11वां देश भी इसके अंदर अब शामिल हो गया देखने को मिलेगा। क्या भारत इसके अंदर शामिल नहीं? हमारा प्यारा भारत इस संघ के अंदर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, भारत में जॉन भी मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जा रहा है। यह मेला भारत में कौन से राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है? तो कौन सा मेला? जॉन बिल मेला। और ये जॉन बिल मेला भारत के किस राज्यों में सेलिब्रेट किया जाए? ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, यानी आसम राज्य में इसको वर्तमान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, केडुली उत्सव कौन सा उत्सव दोस्तों, जिसका नाम है केडुली। देखिएगा एक अच्छा फेमस है ये फेस्टिवल है, इसका नाम है केडुली उत्सव। और ये केडुली उत्सव आप लोगों से पूछा है, केडुली उत्सव किस राज्य में यहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहीं पर पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो इस सवाल का राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन देखने को मिलेगा। कहां पर? पश्चिम बंगाल में हम लोगों को यह देखने को मिलेगा। और वहीं पर एक आप लोगों का केथुली, कौन सा दोस्तों? केथुली। देखो एक तो ये कैथुली नहीं है, एक मिनट,
ये आप लोगों का केथुरी, कौन सा दोस्तों, केथुरी। ये आपका ऊपर वाला केडुली फेस्टिवल देखने को मिलेगा, लेकिन ये केथुरी है। तो केथुरी उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आप लोगों के तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु में हम लोगों को सेलिब्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जो केडुली उत्सव है वो हमें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हम लोगों को देखने को मिलेगा निम्नलिखित कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती हैं। तो भगोरिया उत्सव किसके द्वारा, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बेगा, यागरिया, भील या फिर गोंड। पहले तो याद होना चाहिएगा, जो भगोरिया उत्सव है, जो भगोरिया उत्सव हमें देखने को मिलेगा, यही भगोरिया उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा, जवाब होगा मध्य प्रदेश में। कितने दिनों तक, कितने डेज तक, कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाएगा, जवाब होगा 7 दिन तक इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसके अंदर जो शुरुआत के 2 दिन होते हैं उसे गुलालिया बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गुलालिया हम लोग बोलते हैं। फिर इसके जो 3 दिन होते हैं हम लोग उसे गोल गधेड़ो क्या बोलते हैं, गोल गधेड़ो हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद में फिर जो अंतिम 2 दिन होते हैं इसे हम लोग यहाँ पर आप लोगों का उजाड़िया बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हम लोग इसे यहाँ पर उजाड़िया शब्द का प्रयोग करते हैं। और यह मध्य प्रदेश में भगोरिया के रूप में भील जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। ये डेज याद कर, याद कर 2 3 2 के फॉर्म में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या 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 देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, यानी आपके खेल के रूप में कौन सा मनाया जाता है। यह आप लोगों का जुजुत्सु, बिल्कुल जुजुत्सु यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोगों का जुजुत्सु। ठीक है, और यहाँ पर मकर विल्लू, कौन सा उत्सव दोस्तों, मकर विल्लू हमें देखने को मिलेगा। और आप लोगों का थेयम, कौन सा दोस्तों, एक थेयम देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों का अट्टू कल पोंगल, कौन सा, अट्टू कल पोंगल हमें देखने को मिलेगा। और एक आप लोगों का विशु, कौन सा उत्सव दोस्तों, विशु। और ये विशु फेस्टिवल ये आपके अप्रैल माह में सेलिब्रेट किया जाएगा। और यहाँ पर एक आपका त्रिशूल, कौन सा, त्रिशूल उत्सव। तो ये प्रमुख उत्सव आपके केरल राज्य में किए जाएंगे। लेकिन खेल उत्सव है तो हम लोगों को नौका दौड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बल्कि ये जो बाकी के फेस्टिवल है ये भी कहां पर सेलिब्रेट किए जाएंगे, एक और इसका सेलिब्रेट जिसका नाम है ओणम, क्या नाम है, ओणम। और यह आपका ओणम 10 दिनों तक बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाएगा, 10 दिनों तक इस त्योहार को यहाँ पर मनाया जाता था। ये सब कहाँ के देखने को मिलेंगे, ये सब केरल राज्य के हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, किसने कहा था दरो दीवार में हजरत की नजर करते हैं, खुश रहो येले वतन, वतन हम तो सफर करते हैं। तो यह एक शासक के द्वारा बोली गई जो पंक्तियां है, उन्होंने अपने वतन के लिए बोला था, अपने देश के लिए कहा था, अपनी राष्ट्र भक्ति के लिए यह लाइन का प्रयोग किया गया था। और वह नवाब हुआ करते थे, या आपके लखनऊ के अंतिम नवाब, जिनका नाम था वाजिद अली खान, वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिलेगा, यह वाजिद अली शाह हमें मुख्यतः आपके लखनऊ के अंतिम नवाब हमें यहाँ पर ये माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा था दरो दीवार में हजरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये कहा था वाजिद अली खान साहब। बिल्कुल, क्योंकि ये कवि हुआ करते थे, एक शायर हुआ करते थे ये। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा परिचकली, क्या देखने को मिलेगा, परिचकली या आपका इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है परिचकली। परिचकली कहाँ का होगा, तो या तो आपके एग्जाम में परिचकली पूछेगा, या फिर परिचकली के बाद में आप लोगों का लावा, कौन सा, लावा। ये दोनों ही मुख्य रूप से हमें लक्षद्वीप के कहाँ के देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप के हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है,
तो लक्षद्वीप हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों केलभोत, कौन सा, केलभोत, और केलभोत के बाद में फिर आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का करगा, कौन सा, करगा, और करगा के बाद फिर आपका उगादी, कौन सा, ये आपका उगादी, ये प्रमुख रूप से, और एक कंबाला, कौन सा, कंबाला, ये सब कहाँ के देखने को मिलते हैं, ये सब आपके कर्नाटक के देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु का आप लोगों को चित्रादी, कौन सा याद करना है, चित्रादि याद करना है। चित्रादि के बाद में एक महामाघम, महामाघम है, और ये महामाघम 12 वर्षों में एक बार किया जाता है सिंहस्थ के कुंभ की भांति। और वहीं पर यहाँ पर आप लोगों का एक आपका पोंगल है, और यही पोंगल आप सभी जानेंगे मुख्यतः 4 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल का। तो ये सभी तमिलनाडु के आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, हम लोगों से केवल ये सवाल पूछा था कि परिचकल इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, सॉरी ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य में मैं माफी चाहूंगा, ये लोक नृत्य है। तो ये आप लोगों का परिचकली और लावा ये जो है ये लक्षद्वीप के देखने को मिलेंगे, बाकी ये सब फेस्टिवल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कोई से लोक नृत्य नहीं है, ये हमें मुख्य रूप से यहाँ पर फेस्टिवल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये केलपोत, करगा, उगादी ये आपके कर्नाटक के हैं, और आपका चित्रादि, महामागम, पोंगल ये तमिलनाडु के, ये हमें देखने को मिलेंगे। कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है यक्षगान, हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्लासरूम में, ये यक्षगान इसी जो कर्नाटक का एक लोक नृत्य हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, देश में मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण किसके पास में, आरबीआई के पास में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में, बैंक ऑफ इंडिया के पास में, या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में, इनमें से कोई नहीं। यानी ये सवाल पूछा है कि मार्केट में कितना पैसा आएगा या जाएगा, इसकी जो साख है ये किसके पास में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा यह आरबीआई के पास में यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास में यह अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पे आरबीआई के द्वारा क्या किया जाएगा, आरबीआई क्या करेगी, यदि किसी को यहाँ पर या आपके आरबीआई बैंक दर पर क्या करेगी, एक बैंक का दर होती है, इसी बैंक दर पर यह वाणिज्य बैंक, कौन से बैंक को, वाणिज्य बैंकों को यह आपस में लोन भी देती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, यानी बैंक दर का प्रयोग किस में किया जाएगा, या जो केंद्रीय बैंक होगी वह जो वाणिज्य बैंकों को मुख्य रूप से लोन देने का कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखो या तो आपसे सवाल पूछेगा दिहिंग, कौन सा, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई आप लोगों से सवाल पूछेगा, या फिर आप लोगों से सवाल पूछ सकता है नामेरी, कौन सा, नामेरी अभ्यारण्य, नामेरी आपका अभ्यारण्य, या फिर आपसे पूछेगा ओरंग, ओरंग, ओरंग या आपका अभ्यारण्य, या ओरंग के बाद में फिर आप लोगों को याद होना चाहिएगा आपके ओरंग के बाद में आपका मानस, मानस उद्यान, और मानस उद्यान के बाद में एक आपका काजीरंगा, कौन सा, काजीरंगा उद्यान, काजीरंगा उद्यान, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी आसाम राज्य के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल हमें करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य केवल गोवा में है, गोवा में कौन सा स्थित है, हम लोगों से सवाल पूछा है। डडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य, या आपका इंटरव्यू द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, नहीं भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, यही हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके गोवा में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो सवाल हम लोगों से सवाल पूछा है कि आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में कब शुरू की गई थी। ठीक है, यानी 2018 में किस राज्य से शुरू की गई थी, झारखंड से, चंडीगढ़ से, उड़ीसा से, या फिर मध्य प्रदेश से। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसे 2018 से ही
उस समय और आज भी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे झारखंड से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? झारखंड के रांची से इसको प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? नंदा देवी नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी कौन से हिमालय का हिस्सा हम लोगों को यहाँ पर देखने को हम मिलेगी? ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें ये आपका अनुदैर्ध्य के बेस पर हम लोग यहाँ पे हिमालय को मुख्यतः हम लोग 4 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले आप लोगों का पंजाब हिमालय, कौन सा हिमालय? हमें आपका पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा। तो पंजाब हिमालय जो होगा, पंजाब हिमालय हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? तो आपके सिंधु नदी से लगाकर तो सतलज नदी तक का जो पूरा क्षेत्र है हम उसे पंजाब हिमालय कहेंगे। इसके बाद में हमारा कुमाऊं हिमालय, कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो कुमाऊं हिमालय है ये आपका सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी से लगाकर तो काली नदी तक, कहाँ तक? काली नदी तक देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद आता है हमारा नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? तो नेपाल हिमालय काली नदी से लगाकर यहाँ पर तीस्ता नदी तक, कहाँ तक दोस्तों? तीस्ता नदी तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा आसाम हिमालय, कौन सा हिमालय? आसाम हिमालय। तो ये आसाम हिमालय कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा? तो ये तीस्ता नदी से लगाकर तो आपकी दिहांग नदी तक, कहाँ पर? दिहांग नदी तक हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोगों से सवाल पूछा है कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है इसमें से? तो ये आपकी कुमाऊं हिमालय का नंदा देवी चोटी, नंदा देवी की चोटी इसी कुमाऊं हिमालय का भाग मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने नदियों के बेसिस पर आप सभी के हिमालय को यहाँ पर बांट दिया। और वैसे हमें 4 प्रकार से हिमालय देखने को मिलेगा। हमें ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, ऐसे यानी आपकी उत्पत्ति के आधार पर ट्रांस हिमालय। इसके बाद हमें हमें यहाँ पर बृहद हिमालय, कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय देखने को मिलेगा। और बृहद हिमालय के बाद में यहाँ पर लघु हिमालय, कौन सा? लघु हिमालय देखने को मिलेगा। और लघु हिमालय के बाद में यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि लघु हिमालय के बाद में यहाँ पर शिवालिक हिमालय, कौन सा? शिवालिक हिमालय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप सबको याद होना चाहिएगा। और वहीं पर जो ट्रांस हिमालय आप सभी जानेंगे, यहीं पर आपकी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी के बाद में यहीं पर जास्कर श्रेणी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहीं पर लद्दाख श्रेणी, कौन श्रेणी? लद्दाख श्रेणी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी। बृहद हिमालय में आप सभी जानेंगे माउंटेन या एवरेस्ट चोटी, यहाँ पर आप लोगों का नंगा पर्वत, नंगा पर्वत यहीं पर देखने को मिलेगा। यहीं पर नामचा बारवा, कौन सा? नामचा बारवा पर्वत यहीं पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर अन्नपूर्णा चोटी, कौन चोटी? अन्नपूर्णा चोटी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी। यानी जितने भी आपके ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे आपके बृहद हिमालय में देखने को मिलेंगे। और वहीं पर दोस्तों सवाल पूछेगा धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर के बाद में पीर पंजाल, धौलाधर के बाद में पीर पंजाल, और पीर जो पंजाल के बाद में आप लोगों का कौन सा? धौलाधर के बाद पीर पंजाल, इसके बाद महाभारत श्रेणी, कौन श्रेणी? महाभारत श्रेणी। तो ये जो सभी हैं ये सभी आपके लघु हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सवाल पूछेगा वृहद या आपके हिमालय की या आपकी औसत ऊंचाई कितनी देखने को मिलेगी? तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हिमालय का निर्माण उत्पत्ति के आधार पर किया है और इन नदियों के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर किया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को सवाल पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार अनुसार मंत्रिपरिषद का जो आकार है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी वर्तमान में उस समय जितनी लोकसभा सीट होगी उन लोकसभा सीट के 15% से ज्यादा
मंत्री परिषद का प्रावधान देश में नहीं हो सकता। लोकसभा की कुल सीट की संख्या का 15%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हमें देखने को मिलेगा। ऐसा प्रावधान कब किया गया? ऐसा प्रावधान या आपका 91वां संविधान संशोधन और 2003 में ये सा प्रावधान यहाँ पर किया गया कि मंत्री परिषद का आकार कभी भी 15% से यहाँ पर ज्यादा नहीं हो सकता। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। यानी वर्तमान भारत सरकार जो भी काम काज भारतीय यानी कार्यपालिका के द्वारा की जाएंगे और वह राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल हमें देखने को मिलता है? आर्टिकल 67, 77, 80। देखो यहाँ पर या आपकी 81 में तो हम लोगों को लोकसभा कौन देखने को मिलेगी? लोकसभा यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये तो नहीं होगा। तो आर्टिकल बी हमें देखने को मिलेगा, यानी समस्त कार्य महामुहिम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। तो आर्टिकल 77 बिल्कुल हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में घोषित किया गया संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा। ऐसा कौन सा किया गया? ऐसा कौन सा संशोधन किया गया था? 23वां, 20वां, 24वां संशोधन या 28वां? तो ये 24वां संशोधन किया गया था। ये आप लोगों को ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? हम लोगों को दिया है कि सुबोध पत्रिका का प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया जाता था? प्रार्थना समाज, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सत्य शोधक समाज या यंग बंगाल आंदोलन? पहले तो ये याद होना चाहिएगा, यंग बंगाल आंदोलन था, इसके जनक कौन था? तो याद होना चाहिएगा डेराजियो। कौन था? हेनरी हेनरी डेराजियो। हेनरी डेराजियो। यह बंगाल में यह बंगाल मूवमेंट का ये जो आपका आंदोलन चला था, इसका जनक यहाँ पर कहा जा सकता है सत्य शोधक समाज। आप सभी जानेंगे कि 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया। ज्योतिबा फूले के द्वारा यहाँ पर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और ज्योतिबा फूले के द्वारा ही भारत में एक गुलामगिरी पुस्तक लिखी। कौन कौन दोस्तों? गुलामगिरी बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो जवाब होगा ज्योतिबा फूले के द्वारा। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये सवाल पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब देखने को मिली? तो 1905 में हमें इसकी स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सुबोध पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा? सुबोध पत्रिका का प्रकाशन उस समय प्रार्थना समाज के द्वारा किया जाता था और इसकी स्थापना 1867 में हमें आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को क्या मिलेगा? नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92 संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई? और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 92वां। ठीक है, 92 वाला। कोंकणी, बोडो, संथाली हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल कोंकणी को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। कोंकणी को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। बोडो, मैथिली थी और संथाली बिल्कुल यहाँ पर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोंकणी को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, बल्कि बोडो, मैथिली, संथाली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा? जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य देखने को नहीं मिलेगा? बैंक मुद्रा जारी करना, बिल्कुल हमारी आरबीआई के द्वारा ही बैंक मुद्रा
जारी की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो हमें देखने को मिलेगा। वाणिज्य बैंकों को नकद भंडार का विरक्षक देना, बिल्कुल उन्हें लोन देती है। और सांख्यिकी नियंत्रण यानी कितनी मुद्रा स्फीति रहेगी, कितना पैसा मार्केट में जा रहा है, कितना आ रहा है, क्या महंगाई बढ़ या घट तो नहीं रही है, ये बिल्कुल हमें आरबीआई ही नियंत्रित जो करती है। जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना, ये नहीं किया जाएगा, जनता को ऋण नहीं देते हैं, ठीक है। बाकी सब कार्य आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 जो हमें देखने को मिलेगा पूरा, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सहायता प्रदान मॉडल, ये मॉडल की वकालत किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, एपीजे अब्दुल ये कलाम जी के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी या राजीव गांधी के द्वारा। इस ग्रामीण यानी पूरा मॉडल आप सभी जानेंगे, पूरा मॉडल जो था इसकी वकालत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमें देखने को मिलेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के द्वारा इस मॉडल की वकालत भारत में की गई थी। चलेगा और नेक्स्ट प्रश्न, हर बार की तरह आप सभी के लिए होमवर्क में इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आई थिंक नहीं डला है, माफी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हमें जो यहाँ पे डालना था, हम आप सभी के लिए होमवर्क में, वो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं डाला है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर है नहीं है, मुझे लगता नहीं जो दे के रखा है। लेकिन आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 में क्या लिखा है, इस सवाल का आप लोगों को जवाब देना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 में किस चीज का प्रावधान है, कि आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 197 में और 171 में किसका प्रावधान देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।